पता नहीं क्या कहूँ, मन बड़ा खिन्न हो गया है। भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि यह जल्दी ठीक हो जाए, मगर मन तो मम्मी पर ही लगा है। जरूर ध्यान से चलती नहीं होंगी, तभी तो गिर गई सीढ़ियों से बेचारी मेरी मम्मी। मम्मी की हालत को याद करते ही आंसू निकलने लगे। कितनी बार तो कहा है आ जाओ मेरे पास, मगर मम्मी भी कम जिद्दी नहीं है। अरे जमाना बदल गया है, अब माता पिता भी अपने दामाद के साथ रह सकते हैं। ऊपर से आपको तो हीरा जैसा दामाद मिला है। अचानक ही फ़ोन घनघनाया। माँ का फ़ोन था। हेलो माँ, प्रणाम। लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही उनका सारा दर्द झलक गया। क्या हुआ? मैं चिंतित हो गई। गिर गई, कमर में दर्द हो रहा है। क्या? लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट करो, बिना बात ज़्यादा इधर उधर मत चलो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहुत, राकेश भैया को बताया। आज राकेश के ऑफिस जाने के बाद गिरी। और भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। बेटी भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज़्यादा पारदर्शी व मुखर हो जाते हैं। अच्छा तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर बेटी ने फ़ोन रख दिया। पल भर बाद उसने भाई को ऑफिस में फ़ोन किया। हेलो भैया, माँ गिर गई है। हाँ मुझे मालूम है। नहीं, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद गिर गई हैं। ओफो, भाई के स्वर में चिंता के बजाय एक खिन्नता थी। अब मैं तो 7 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। वह भी एक घर की सदस्य थी, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी है यह वे खुद तय करती थी। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया, इनकी हालत आप जानते ही हो। राकेश भी इस बात को जानता था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल बंद कर राशि बैठी ही रह गई। मन गुस्से व क्षोभ से भर रहा था। कौन कहता है माँ को कि जबरदस्ती इधर उधर चलती रहें। घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाली है। भाभी की तटस्थता को छोड़ दें तो किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी तो है, पापा को गए अभी 2 साल ही हुए हैं। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग व अपने कमरे में शून्यता का पसर जाना उन्हें कमज़ोर कर रहा है। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पति की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं। खामोशी से यह जतला देती थी। खाना तो तब भी मैड ही बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे। लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई बातों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, वह साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। बहू नमक और गरम मसाले के डिब्बे कहाँ हैं? पापा के जाने के बाद उस दिन वह किचन में कुछ बना रही थी। निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। इधर रखे हैं, बहू डब्बे दिखाते हुए बोली। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सीवन हल्की सी उधड़ गई थी। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह पहले भी तो भाभी का ही था। कईयों बार यह जताने का बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई और अपने कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ पापा और भाभी की चाय एक साथ गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। मैड खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का। भाभी अपना पकाकर खाकर 8 बजे ही ऊपर अपने कमरे में समा जाती हैं। कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है? भाभी की बातें सुनकर उसे आश्चर्य होता। कैसे वे घर की किसी भी समस्या से इतनी अलग रह पाती हैं? वह अक्सर यह सवाल खुद से पूछती, लेकिन जवाब न मिलता। भाभी को अपनी नौकरी, अपने बच्चों व अपने मायके से मतलब था। बहू तुम्हारी है माँ, उसे खुशी मिले या गम तुम्हें सहना है। फिर तुम्हारे बेटे की जिंदगी है। जो शब्द तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वह सांस होने के नाते ब्रह्मा वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ अच्छा नहीं बोला जाएगा, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा मत बनाना कभी भी। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे पापा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बातें करती रही सबके सामने। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सिवन फिर उधड़ गई थी।
तुम ध्यान मत दिया करो माँ, वो तो पहले भी ऐसी ही थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है, मैं भी तो आती रहती हूँ। रुपए पैसे का इंतज़ाम पापा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसलिए एक कमी की बजाय 4 खूबियों में मन लगाया करो। बेटी ने उधरी परत कि फिर मरम्मत कर दी, पर पापा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने भी साकार हो उठे। भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी न जाने कितनी बार तोड़ा था। राकेश भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की भी जरूरत कब पड़ती थी। वह सब तो वे अपनी आंखों व तटस्थ मुख मुद्रा से ही कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हो। वह सहम सी जाती। पापा के जाने के बाद भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर बस एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी। कैसे संभाल लिया सब कुछ। वह खुद अंदर तक पिघल गई थी, साथ ही निश्चिंत हो गई। चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। एक दिन वह माँ को मिलने को गई थी। जब घर लौटने को हुई तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग रहा था। भैया बोले, राशि खाना खा कर जाओ, वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसे भी बारिश नहीं हो रही है, तब तक तेज होगी जब तक यह घर पहुंच जाएगी। भाभी के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। नहीं भैया चलती हूँ, कहकर वह घर से बाहर निकल गई, लेकिन आँख छलकने को व्याकुल हो गए। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। राकेश भैया का एक बेटे का स्वाभिमान माँ को उसके पास रहने नहीं देगा, और भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जी पाएंगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फांस की तरह अंदर तक धंस जाती हैं। पैसों की कमी नहीं थी माँ को, पर बुढ़ापा अगर पैसों के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाश नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम न खुलते, 2-4 कद्दू और लौकी किसी को देने में ही हल्ला मचा देती है, वर्षों सब्जियां बांटी है। मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गई। पढ़ी लिखी भाभी की निम्न स्तर की सोच पर वह मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे यह उसकी खुद की सोच हो, लेकिन माँ को और उधेड़ना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसलिए बात टाल दी। कोई बात नहीं माँ, तुमने अब जब बांटनी थी खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन जब बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मैट से पूछा तो उसने बताया, माताजी ने किचन गार्डन में थोड़ी सी कद्दू और लौकी लगवाई थी। भाभी खूब गुस्सा हो गई थी। किसके लिए निकलवाई थी? अपने छोटे भाई के लिए। राजू मामा आए थे मिलने। दिल खराब हो गया राशि का। माँ इस सब की मालकिन है अभी। भाभी की सोच छोटी सही, पर इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहेगा, और भाभी की यह कारगुजारियाँ चालाकियाँ जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक व मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती हैं, कभी भैया के सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो भैया से वे क्या कुछ नहीं कहती होंगी। एक बार भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बनी रही थी तो चाचा जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है राकेश, पर भाभी को तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ जा पाऊंगी चाचा जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, भाभी तुरंत बोली थी, जबकि सच तो यह था कि वह अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मति भ्रम की सी स्थिति में भाभी का चेहरा देखती रह गई थी। पापा की जिंदगी तक एक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जो अब उड़ गई थी, और भाभी का मुंह खुल गया था। शांति प्रिय भैया कभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने में भी कष्ट है, एक पैसा भी माँ पर उनका खर्च नहीं होता है, फिर भी वे माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन पापा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को राकेश भैया माँ का एक्सरे करवा लिए, फ्रैक्चर नहीं था,
मांसपेशियां की चोट थी। जानकर भैया व उसे दोनों को चैन मिला। उसने माँ को फ़ोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। भरे पूरे परिवार में माँ एकदम अकेली हो गई थी। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना भैया को गवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उनकी सामाजिक छवि खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटे बहू के पास मन नहीं लगता, इसलिए बेटी के पास ज़्यादा रहती हैं। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती कि कहीं बेटा बुरा ना मान जाए। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती है। माँ की मन स्थिति बेटी अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी ना कुछ बोल पाती है। अगले दिन रविवार को राशि माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे अकेले लेटी थी। वह माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। अरे तू कब आई? माँ की उदास अकेली सुनी सी आंखों में असंख्य दीप जल उठे थे। वे उठने का उपक्रम करने लगी। माँ तुम लेटी रहो, आज भैया भाभी घर पर हैं क्या? मैं बोली। नहीं, दोनों गांव गए हैं। सुबह 5 बजे निकल गए थे, परसों तक आ जाएंगे। माँ के स्वर में अभी भी दर्द की कराहट थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में किसके भरोसे छोड़ गए? राशि आश्चर्य से बोली। माँ, अगर बाथरूम जाते समय तुम फिर गिर जाओ तो कौन है यहाँ देखने वाला? भैया ने मुझे फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। राशि को अंदर ही अंदर बेचैनी का उबाल सा आया। लेकिन गांव गए हैं किस लिए? वह आश्चर्य से बोली। इससे पहले पिताजी ने कई बार चाहा था कि उनके बेटे बहू कभी गांव जाकर वहाँ की देख रेख कर लिया करें, तब तो कभी नहीं गए। वह आश्चर्य से बोली। गांव में एक मकान व जमीन जायदाद थी अभी, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया और आज गांव जाना इतना ज़रूरी हो गया कि भाभी भी चली गई और भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन खुद को गांव जाने की बात न बताने के कारण जैसे समझ रही थी कहीं पुरखों की संपत्ति पर ननंद अपना अधिकार न मांग बैठे। भाभी की इस सोच से उसे कोई लेना देना नहीं है, पर भैया को तो उसकी नीयत पर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन गांव की जमीन जायदाद में भैया का रुचि लेना तो वह समझ सकती थी, पर घर की हर खुशी और गम से अलग भाभी का जाना जहां उसे हैरान कर रहा था, वहीं हल्का सा सुकून भी दे रहा था। इसलिए बोली, चलो अच्छा है, भाभी भी गई हैं, भैया के साथ तो खड़ी होकर रहेंगी। अपनी नौकरी छोड़कर गांव में कुछ काम करना चाहती हैं। एकाएक माँ बोलने लगी। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर इसलिए सोच रही है कि गांव का घर ठीक करा ले और गांव के वरिष्ठ लोगों से, खासकर प्रधान से अपनी जान पहचान अच्छी कर ले, जिससे उसे अपने काम में मदद मिल सके। रसीले फलों के लिए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ रसीले फूल बहुतायत में होते हैं। शायद उसी को लेकर कुछ काम करना चाह रही हैं। ऐसा क्या करने की सोच रही हैं? पता नहीं। दोनों कल रात मेरे पास आए थे। जो कुछ बता रहे थे मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई। कह रहे थे पापा के नाम से शुरू करेंगे, इसलिए पापा की जमा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। राशि हतप्रभ रह गई। भैया भाभी के प्रभाव में आकर चाहे कुछ भी कर लें, पर माँ की देखभाल को लेकर उसे उनकी मनसा पर जरा भी शक नहीं रहता। पर भाभी जिस तरह से उनका कभी कभी ब्रेन वॉश कर देती हैं, पता नहीं क्या इरादा है उनका। अब कहीं माँ की जमा पूंजी पापा के नाम पर भाभी ने माँ और भैया को बहला फुसलाकर निकलवा ली तो भावनात्मक व मानसिक स्तर पर अकेलापन भोग रही माँ कहीं आर्थिक रूप से अकेली ना पड़ जाएं। भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करेंगे, पर दबदबा भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर रह रही है, तब भाभी उनसे बात नहीं करती, मतलब नहीं रखती है। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर निर्भर हो जाएंगी, तब का नज़ारा क्या होगा? सोचकर ही राशि को सिहरन सी महसूस हुई। घर और शहर की बाकी संपत्ति भले ही अभी माँ के नाम पर है, पर 80 साल की माँ इसका उपयोग तो नहीं कर सकती है ना ही किसी अन्याय के प्रतिकार स्वरूप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकती है। राशि जानती थी तब माँ कुछ और उधड़ेंगी, बार बार उधड़ेंगी और उसे लगातार मरम्मत करते रहना पड़ेगा ताकि माँ की आगे की ज़िंदगी कुछ ठीक ठाक निकल सके। क्योंकि
कर तो वह भी कुछ नहीं पाएगी। माँ, तुम अपना पैसा मत देना। पापा के नाम पर काम शुरू करना चाहती हैं तो वे खुद कर लें। पापा का जो कुछ भी तुम्हारे बाद बचेगा उन्हीं का तो होगा। फिर अभी क्यों दे रही हो? उसने माँ को समझाने की एक कमज़ोर सी कोशिश की। माँ ने एक मजबूर खामोश सी दृष्टि उस पर डाली। वह महसूस कर गई उन खामोश निगाहों की मुखर भाषा को, क्योंकि मौन में कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत पारदर्शी व स्पष्ट हो जाते हैं। माँ को मेरी बात कहीं ना कहीं समझ आ गई। उन्होंने तुरंत फ़ोन भैया को लगाया। बेटा सुनो, जो कुछ देखना है देख लो। आखिरी फैसला तो मुझे ही करना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम्हारे पापा का मान सम्मान वैसे भी बहुत है। मुझे लगता है यह फिजूल चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं कुछ बेचने दूंगी ना ही कुछ जमा पूंजी दूंगी। अब फैसला तुम दोनों का है। आज माँ की एकटक बातें सुनकर मुझे इस बात की तसल्ली तो हो गई कि पापा की प्रॉपर्टी आपके लिए एक मजबूत दीवार है, जिसका तो भाभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। नहीं तो मैं तो हूँ ही आपके साथ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।